हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करें इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज अरबा सरोज एंड आज के JSSC-MI 3.0 क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस क्लास में हम 10 कदम राउंड स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला क्लास होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको कि 25 तारीख को आपका एग्जाम है, 25 सितंबर। तो उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि 10 जो है कम से कम आपका 10 कदम राउंड हो जाए, ठीक है। 10 कदम राउंड एटलीस्ट 10 तो सेट हो ही जाना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और मे भी चांसेस है कि आपका एग्जाम में आ जाए और देखने को मिल जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हम काफ़ी सारे फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, ओके। देखो 10 कदम राउंड 1 है और ये माइनिंग इंजीनियरिंग का पोर्शन होगा। मतलब माइनिंग इंजीनियरिंग में आपका जियोलॉजी पोर्शन भी आ जाएगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग तो रहेगा ही, माइनिंग का पोर्शन तो माइनिंग स्पेशल है। तो चलो फिर बिना देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो सो राउंड 1 है माइनिंग इंजीनियरिंग। अब देखो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे। उसके पहले मैं बोलूँगी आपको कि एक कॉपी, ठीक है, पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए। उसमें जो है मार्क करते जाइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या दिया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 का कितना दिया। इसके बाद लास्ट में मुझे स्कोर बताइएगा आपने कि आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया आपने, ठीक है। सो ये लास्ट में बताइएगा। टाइम आपका चलेगा यहाँ पे, लेकिन आप इसको कोशिश करिएगा कि आंसर अटेम्प्ट करो विदाउट एनी चीटिंग, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। ग्रेनाइट इज द इग्नियस रॉक एंड मे बी क्लासिफाइड एज। बोलता है कि जो ग्रेनाइट है, ठीक है, सबको पता है ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स है। बोलता है कि इसको क्लासिफाई किया गया है कि भाई ये एसिड रॉक है, बेसिक रॉक्स है, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स है या फिर इंटरमीडिएट रॉक्स है। सो आपको बताना है, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके अब यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिड रॉक्स, ठीक है। ग्रेनाइट जो है ये इग्नियस रॉक्स तो है, लेकिन इसको क्लासिफाई किया गया है कि भाई ये एसिड रॉक्स है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि आपको सारा ही ऑप्शन पता होना चाहिए कि एसिड रॉक क्या होता है, बेसिक रॉक्स क्या होता है, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स क्या है एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट रॉक्स। तो चलो फिर एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। एसिड रॉक्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो एसिड रॉक्स मतलब कि इग्नियस रॉक्स का ही पार्ट है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब कि इसमें 60% सिलिका होता है, ठीक है। एसिड रॉक्स की बात कर रहे हैं हम। अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो 60% सिलिका होता है इसमें, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सिलिका जो है वो किस फॉर्म में होता है, सिलिकेट मिनरल फॉर्म में होता है, सिलिकेट मिनरल्स फॉर्म में होता है। और इसमें 10% जो है वो फ्री क्वार्ट्ज होता है, ठीक है, फ्री क्वार्ट्ज होता है। और जो टिपिकल एसिड रॉक्स है उसमें क्या क्या आपका आ जाएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की जगह पे आप कुछ और भी दे सकता था आपको, जैसे मान लीजिए ग्रेनोडायोराइट दे सकता था, ग्रेनोडायोराइट। और आपका हो गया रायोलाइट, ठीक है, रायोलाइट्स ये हो गए, ठीक है। अब हम बेसिक रॉक देख लेते हैं। बेसिक रॉक्स क्या है, ठीक है, फटाफट से देखते हैं इसको। बेसिक रॉक्स क्या है। बेसिक रॉक्स में आपका क्या आ जाता है, गैम्ब्रो, ठीक है। ये हमने क्लास में पूरा बताया अच्छे से, है ना, उस वाली क्लास में पैथोलॉजी में। उसके बाद बेसाल्ट। तो बेसिक रॉक्स में गैब्रो, डोलराइट और आपका बेसाल्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम इनकी बात करें, सिलिका कंटेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा पुअर होता है, ठीक है, पुअर इन सिलिका, ओके। और इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ओलिविन, पायरोक्सिन, फेल्डस्पार, ठीक है, क्वार्ट्ज। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका मैग्नीशियम, आयरन हो गया। और जो इंटरमीडिएट रॉक्स है, ये इंटरमीडिएट रॉक्स है, इसको इसमें जो है इसमें क्या आता है आपका, डायोराइट, माइक्रो डायोराइट और आपका एंडेसाइट, ठीक है। बसता आपका अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी देख लो। अल्ट्रा बेसिक रॉक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का इग्नियस रॉक्स ही है, ठीक है। इसमें जो है आपका अगर हम देखें तो बहुत लो सिलिका कंटेंट होता है और मिनरल्स बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका हाइपस्थीन हो गया, ऑगाइट हो गया, ओलिविन हो गया, ठीक है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और इसको हम अल्ट्रा बेसिक रॉक्स को और भी नाम से जानते हैं क्या, अल्ट्रा मैफिक, ठीक है, अल्ट्रा मैफिक रॉक्स। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इक्विपमेंट यूज्ड इन माइनिंग ऑफ प्लेसर डिपॉजिट इज व्हाट, ऑगर ड्रिल, वैगन ड्रिल, रोप शॉ या फिर राइफल बॉक्स। चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके जी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑगर ड्रिल, ठीक है। ये इक्विपमेंट यूज किया जाता है किस लिए, जब हम प्लेसर डिपॉजिट का माइनिंग करते हैं तब। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई प्लेसर डिपॉजिट है क्या, है ना। पहले प्लेसर्स के बारे में जाना जरूरी है। प्लेसर क्या होता है, ठीक है, प्लेसर क्या होता है। तो प्लेसर देख लो एक टाइप का मिनरल डिपॉजिट्स होता है, ठीक है, मिनरल डिपॉजिट्स होता है,
किसी भी मिनरल्स का जो ग्रेन है, मान लो जैसे मान लीजिए गोल्ड हो गया या कोई रेयर अर्थ मटेरियल हो गया, वो सैंड के साथ जब मिक्स हो जाता है और वो एक जगह रिवर या ग्लेशियर हो गया, वहाँ पे जाके उसका मतलब डिपॉजिट्स क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वही हो गया आपका क्या, प्लेसर। और प्लेसर को एक माइनिंग मेथड टर्म दिया गया है, प्लेसर माइनिंग जब हम बोलते हैं। प्लेसर माइनिंग हम क्या करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, और ग्रेविटी को यूज़ करते हैं ताकि हम गोल्ड को सेपरेट कर सकें, उसके जितने भी अगल बगल सराउंडिंग मटेरियल्स हैं उसको निकालने में। तो वो हम ऑगर ड्रिल से करते हैं। ठीक है, ऑगर ये इक्विपमेंट होता है, इससे हम इसकी मदद करते हैं। ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट के केस में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज द मोस्ट टॉक्सिक गैस। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे मोस्ट टॉक्सिक गैस क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, Cu यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इसका नाम क्या है, माइनिंग के टर्म्स में बोलते हैं H2S को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिंग डैम। ठीक है, स्वैम्प डैम, ठीक है, स्वैम्प डैम, सोर डैम बोलते हैं इसको। ठीक, H2S। और जो आपका CO2 है, CO2 के साथ N2 भी होता है, एक्सेस ऑफ N2, इसको फिर हम बोलते हैं ब्लैक डैम। ठीक है, ब्लैक डैम। और Cu मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इसको तो याद रखना ही है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं माइनिंग के टर्म में, वाइट डैम। ओके, नोट कर लीजिए इसको, वाइट डैम। ओके, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में, खूनी गैस बोलते हैं हिंदी में, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो आप देख रहे हो CO2 NO2 बताया मैंने आपको। ठीक है, ये क्या बोला, ब्लैक डैम। ठीक है, मतलब कि ठंडी गैस जिसको बोलते हैं, ब्लैक डैम को ठंडी गैस बोलते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपका क्या है, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका ये गंधक गैस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस और एसिडिक होता है। ओके, आई हीटर भी कहते हैं इसको। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो NOx यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस फ्यूम्स भी बोलते हैं इसको, और ये ब्राउन कलर का होता है बेसिकली। जब बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम कहेंगे जब ब्लास्टिंग होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आपको नाइट्रस फ्यूम देखने को मिलता है। ओके, तो ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मोस्ट टॉक्सिक गैस हो जाएगा आपका। ठीक है, वाइट डैम जिसको बोलते हैं। क्यों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे हम कि ये इसलिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है क्योंकि हाईली एफिनिटी है हेमोग्लोबिन को लेकर। क्यों, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है और फिर ये बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अब ये क्या करता है कि जब आप सांस लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल का महसूस होता है, आप सांस नहीं ले पाओगे, सफोकेशन होने लगेगा और उसके हिसाब से आपका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हुई, खूनी गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खूनी गैस। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड और क्या बता दें आपको, इसका परमिजिबल लिमिट कितना होता है। ठीक है, परमिजिबल लिमिट की बात करेंगे। परमिजिबल लिमिट की बात करें कितना है, 50 ppm है। ठीक है, 50 ppm बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परमिजिबल लिमिट पूछ सकता है आपका CO का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का। उसके बाद फिर इसका एक्सप्लोसिव लिमिट भी देख लो, एक्सप्लोसिव लिमिट कितना है, 12.5 से लेके 74% तक है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है इसका, 0.97। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है, तो रेस्क्यू ब्रीदिंग अपैरेटस यूजेस, यहाँ पे लिखा है रेस्क्यू ब्रीदिंग अपैरेटस यूजेस व्हाट। तो रेस्क्यू ब्रीदिंग अपैरेटस में क्या यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हम बात करते हैं तो CaCl यानी कैल्शियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड या फिर KO2 दैट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड या फिर सोडा फॉस्फेट। ओके, चलिए तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रेस्क्यू ब्रीदिंग अपैरेटस लिखा, क्लोज रेस्क्यू ब्रीदिंग अपैरेटस जो होता है, ठीक है, क्लोज ब्रीदिंग अपैरेटस जो होता है उसमें हम KO2 यूज़ करते हैं, दैट इज व्हाट, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, KO2 इसको यूटिलाइज किया जाता है क्लोज सिस्टम ब्रीदिंग अपैरेटस में। तो जो एक्सेल करते हैं, जो एयर को एक्सेल करते हैं उसमें क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, और H2O होता है। तो जिससे क्या होता है कि मतलब दोनों ही जब रिमूव होते हैं तो वाटर को जनरेट करते हैं ताकि हम ऑक्सीजन ले सकें। ठीक है, ब्रीदिंग कर सकें। तो यहाँ पर देखोगे कि जो कंबशन होता है ड्राई एयर में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का,
तो जो कि बेसिकली रिस्पायरेटरी इक्विपमेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को क्या करता है, लिबरेट कर देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है उसको बेसिकली रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है रेस्क्यू ब्रीदिंग apparatus में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इन माइन क्रेच रूल द एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन अ माइन शुड बी अंडर एज ऑफ। अब यहाँ पे बोलता है देखो, जो माइन क्रेच रूल होता है तो बोलते हैं कि जो भी वुमेन एम्प्लॉयड है माइंस में, उसमें जो बच्चे का एज है, ठीक है, माइन क्रेच रूल के अनुसार उससे कितना से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल। तो भाई देखो, शिशु गृह सुना होगा आपने, ठीक, अंडर एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है, मतलब 6 साल के अंदर होना चाहिए। शुड बी अंडर एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के अंदर होना चाहिए अगर कोई वुमन एम्प्लॉयड है माइंस में और उसका जो बच्चा है उसका एज जो है वो 6 साल से कम होना चाहिए, अंडर एज, ठीक है, मतलब 6 साल के अंदर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द ड्रिल यूज्ड फॉर बोरिंग अ शॉर्ट होल शुड अलाउ अ क्लियरेंस ऑफ एटलीस्ट डैश सेंटीमीटर ओवर द डायमीटर ऑफ द कार्ट्रिज ऑफ एक्सप्लोसिव। सो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम बोरिंग के लिए मतलब शॉर्ट होल करते हैं ना, तो उसके लिए जो हम ड्रिल यूज़ करते हैं, तो पहली बात तो बोल रहा है कि एक क्लियरेंस जो है उसको अलाउ करता है कि भाई इतना सेंटीमीटर जो डायमीटर है कार्ट्रिज का, जो भी एक्सप्लोसिव होगा उसका जो कार्ट्रिज है उसका जो डायमीटर है एटलीस्ट इतना सेंटीमीटर तो जो है क्लियरेंस देना होता है। तो कितना सेंटीमीटर क्लियरेंस देना होता है? 0.1 सेंटीमीटर, 0.3, 0.6 सेंटीमीटर या फिर 0.9 सेंटीमीटर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो बेसिकली हम जो ड्रिल करते हैं, मतलब बोरिंग जब करते हैं शॉर्ट होल के लिए, तो जो क्लियरेंस है वो एटलीस्ट 0.3 सेंटीमीटर होना चाहिए ओवर द डायमीटर ऑफ कार्ट्रिज ऑफ एक्सप्लोसिव। ओके, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इन एन एक्सप्लोसिव डॉटरिज टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डॉटरिज टेस्ट जो होता है बेसिकली उसको हम यूज़ करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए, जब हम एक्सप्लोसिव करते हैं। तो एक्सप्लोसिव के टर्म में बोल रहा है chemical stability of an explosive, velocity of detonation of explosive, impact sensitivity of an explosive, या फिर weight strength of an explosive. Your time starts now. ओके, सो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन ऑफ एन एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जब ये आप देख रहे हो कि डॉटरिज टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस मेथड को हम यूज़ करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए, लिख दे रही है आप डिटर्मिनेशन ऑफ डिटोनेशन वेलोसिटीज ऑफ एक्सप्लोसिव्स, ठीक है। तो डिटोनेशन वेलोसिटी जो होता है एक्सप्लोसिव का वो बेसिकली ये डिटरमाइन करता है डॉटरिज टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करें डिटोनेशन वेलोसिटी की, डिटोनेशन वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एक्सप्लोसिव का, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एक्सप्लोसिव का, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रूशियल है किसी भी फील्ड में। अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए आपका डायनेमिक केमिस्ट्री ही ले लो, डायनेमिक केमिस्ट्री, बर्न मॉडल हो गया, डिटोनेशन प्रोपगेशन प्रेडिक्शन हो गया, है ना, या कोई एक्सप्लोसिव का परफॉर्मेंस एस्टिमेट करना है तो वो उस केस में तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये याद रखिएगा डिटोनेशन वेलोसिटी जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका तो मैंने रील्स वगैरह पे बहुत सारा डाला हुआ है, इसको देखिएगा। इसका मैं रील्स जो है इसको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर चेक करिएगा। तो आपको ये आपका जो नॉइज़ लिमिट है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें आपको देखिएगा एरिया कोड, ठीक है, एरिया कोड ए, एरिया कोड बी, एरिया कोड सी, एरिया कोड डी, ठीक है, इतना देखने को आपको मिलेगा। तो वो मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। एज पर नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल 2000 ऑफ इंडिया, द डे टाइम नॉइज लिमिट फॉर अ रेसिडेंशियल जोन एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल इज। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक है, नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 भारत का इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, जो डे टाइम है, डे टाइम के समय जो नॉइज लिमिट होता है रेसिडेंशियल जोन के लिए, उसको एक्सप्रेस किया गया है डेसिबल में। कितना होना चाहिए भाई? 65 dB, 55 dB, 75 dB या फिर 50 dB। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से। ओके जी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 55 dB, ठीक है। अब वो जाकर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेसिडेंशियल एरिया के लिए, रेसिडेंशियल जोन जो होते हैं वहाँ पे डे टाइम जो है वो दिया है कितना, 55 dB, 55 डेसिबल तक लिमिट किया गया है।
और ये आपका डे टाइम है, ठीक है, डे टाइम। अगर नाइट टाइम की अगर हम बात करें नाइट टाइम की, तो 45 डेसिबल है, ठीक है। रात में तो और कम हो जाएगा ना, तो 45 डेसिबल है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी ये जो है ये जो बाकी है वो आप जब देखोगे रील में तो आपको समझ में आ जाएगा ये बाकी किसका है, ठीक है। मैं यहाँ तो नहीं बताऊंगी, वहाँ पे जाके देखो, थोड़ा मेहनत कर लो आप भी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाउ मेनी मिनिमम रेस्क्यू ट्रेन पर्सन शुड बी देयर इन एन रेस्क्यू स्टेशन टू मेंटेन ए रेस्क्यू ब्रिगेड। अब यहाँ में बोलता है कि देखो कितने मिनिमम रेस्क्यू ट्रेन पर्सन जो है होने चाहिए रेस्क्यू स्टेशन में, ताकि वो एक रेस्क्यू ब्रिगेड को मेंटेन कर सके, बना सके, ठीक है। तो 12, 14, 16 या फिर 18। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप माइन रेस्क्यू रूल पढ़ोगे ना, माइन रेस्क्यू रूल, मैंने आपको माइन रेस्क्यू रूल पढ़ाया था 1985, ठीक है। झारखंड माइन इंस्पेक्टर क्लास में आपको पूरा कंप्लीट कराया गया है माइन रेस्क्यू रूल 1985। तो माइन रेस्क्यू रूल 1985 पे जब जाओगे आप, तो पहली बात तो ये जान लो कि भाई चैप्टर कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पे 6 है और शेड्यूल यहाँ पे 8 है, 8 शेड्यूल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो चैप्टर 6 है, ये तो हमें समझ में आएगा। तो चैप्टर 2 पे जब आप जाओगे, चैप्टर 2, ठीक है, तो चैप्टर 2 में जाओगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 12, 14, 16, 18। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि माइन रेस्क्यू रूल में आप चैप्टर 2 पे जाएंगे, चैप्टर 2 में जाकर रूल नंबर 3 के सब रूल 2 चेक करो। सब रूल 2 में क्या लिखा हुआ है कि एट एवरी रेस्क्यू स्टेशन देयर शैल बी अपॉइंटेड 1 सुपरिटेंडेंट, ठीक है, एक सुपरिटेंडेंट होगा, एंड एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्टर, 2 इंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है। और बोलता है कि देयर शैल बी मेंटेन ए रेस्क्यू ब्रिगेड ऑफ नॉट लेस देन 18 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, ठीक है। एक रेस्क्यू ब्रिगेड यहाँ पे बनाया जाएगा जिसमें जो बोलता है कि 18 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये भी यहाँ पे बोला गया, तो यही बोल रहा है कि मिनिमम रेस्क्यू ट्रेन पर्सन कितने चाहिए, 18 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर बोथ ड्रॉप कट एंड टेरेस कट इन सरफेस माइनिंग इज। अब बोलते हैं कि ऐसा इक्विपमेंट जिसमें हम ड्रॉप कट और टेरेस कट दोनों ही कर सकते हैं सरफेस माइनिंग में, कौन सा इक्विपमेंट है वो। सरफेस माइनर, शॉवल, ड्रग लाइन, बकेट व्हील, एक्सकवेटर, इसको BWE से भी डिनोट करते हैं। ओके, जल्दी से बताइए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बकेट व्हील एक्सकवेटर, ठीक है। ये ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हम ड्रॉप कट और टेरेस कट दोनों ही कर सकते हो सरफेस माइनिंग पे, ठीक है। इसे बताने लायक कुछ है नहीं, बकेट व्हील एक्सकवेटर के बारे में सब कोई जानता है, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए है, इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो, इफ द टोटल पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज 20%, इट्स वॉइड रेशियो विल बी। वॉइड रेशियो का पूरा फॉर्मूला बताया है मैंने, कैसे निकालते हैं वॉइड रेशियो, ठीक है। तो बोलता है कि किसी भी सॉइल का टोटल पोरोसिटी दिया हुआ है 20%, बोलता है इसका वॉइड रेशियो बताइए कितना होगा। तो पहली बात तो यहाँ पे देखो, अब इसको मैं आपको बता दे रही हूँ सॉल्व करके, ठीक है। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो, मान लो कोई सॉइल है, ठीक है, तो यहाँ वो बोलता है टोटल पोरोसिटी जो सॉइल का है वो 20% है, ठीक है। जितना भी पोरोसिटी है, यानी कि पोरोसिटी लेवल जो है वो कितना है, 20%, ठीक। और बोलता है वॉइड रेशियो कितना होगा। तो पहली बात तो वॉइड रेशियो निकालने का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। वॉइड रेशियो को डिनोट करते हैं हम E से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है VP/VS, ठीक है। अब VP क्या है, ये हो गया पोर वॉल्यूम, ठीक है, और VS मतलब सॉलिड वॉल्यूम, सॉलिड वॉल्यूम। तो यहाँ पे पोर वॉल्यूम यानी कि जो पोर वॉल्यूम है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, टोटल पोरोसिटी ऑफ सॉइल, टोटल पोरोसिटी पूरा 20% है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिया, ये 20% हो गया। तो बाकी जो बचा वो कितना हुआ, 80% ही तो हुआ। तो टोटल मिला के 100% होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है VP। अगर पोर बोलता है पोर वॉल्यूम, अगर हम देखें अगर 20% है, ठीक है, तो जो आपका नीचे यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 80% हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना है, VP/VS, यही इसी को तो सॉल्व किया ना हमने यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, 0.25 इंटू कर दो, परसेंटेज निकाल दो 100 से, कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है। तो वॉइड रेशियो हमें मिल गया, ठीक है। E का वैल्यू मिल गया हमें कितना, 25%। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 25%, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली वॉइड रेशियो निकालने का फॉर्मूला। अगर वहीं पे आपको पोरोसिटी दे देता,
पोरोसिटी निकालने का, तो पोरोसिटी को तो एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, VV/V। अब ये क्या है, तो VV मतलब होता है टोटल पोर वॉल्यूम, ठीक है, टोटल पोर वॉल्यूम, और जो V है वो क्या है, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इस तरीके से हम पोरोसिटी निकालते हैं, ठीक है। जब हमको पोरोसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला बैठाएंगे, जब वर्ड रेशियो निकालना है तो ये फॉर्मूला बैठाएंगे, ओके। इस फॉर्मूला को पुट करिए, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके। सो ये होता है बेसिकली, ये देखो इससे क्वेश्चन आएगा वर्ड रेशियो से या फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने का दे दे आपको, तो इस तरीके से क्वेश्चन आने ही आने हैं, बिल्कुल समझ लीजिए, ओके। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, स्कोर के साथ बताना है कि भाई क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्या है, ओके। चलो क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन बेनोस्की रॉक मास क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे बेनोस्की रॉक मास क्लासिफिकेशन, तो बेनोस्की ने जो है रॉक मास रेटिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने इसको दिया था, ठीक है, इन्होंने पब्लिश करा था बेसिकली, ये जान लो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, तो बोलता है कि कौन सा इस 4 ऑप्शन में से जो कंसिडर नहीं किया गया है रॉक मास क्लासिफिकेशन के लिए, रॉक स्ट्रेंथ RQD यानी कि रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, या फिर ग्राउंड वाटर कंडीशन, या फिर लेयर्स थिकनेस। चलिए तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे दीजिए फटाफट। और आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले 10 के दम राउंड में, ठीक है। उसके लिए तैयार रहिएगा, आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप पे भी मिल जाएगा, ऐप पे भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या कोर्स है, ओके। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।